नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि लेखांकन प्रक्रिया में किस तरीके से हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो हम इस वीडियो में टोटल देखेंगे इतने टॉपिक। पहला है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है व्हाट इज अकाउंट, खाते क्या हैं, अगला है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगला है अकाउंटिंग अप्रोच और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इतने सारे टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग से। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में प्रचलन में कहां से आया। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम आया कहां से और इसको लाया किसने। The double entry system of accounting is more than 500 years old. ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली है, यह 500 साल पहले ही प्रचलन में आई अकाउंटिंग में। और इसको लाने वाले थे इटली के महान मैथमेटिशियन लूका पैसियोली साहब। इनकी पहली पुस्तक जो थी सुम्मा डे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनी एट प्रपोर्शनालिटा, जो कि इटालियन भाषा में लिखी गई थी और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री एंड प्रपोर्शंस। इस पुस्तक में उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया था और यहीं से दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम होता है, डबल एंट्री सिस्टम चलन में आती है। इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ क्या है। डबल एंट्री सिस्टम इज मीन्स टू बी द जुडिशियस एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which debit of one firm each transactions and credit to other side। यानी कि इसमें एक किसी भी लेन देन के एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट करते हैं। कुछ कुछ इसमें नियम होते हैं जो कि आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके क्या नियम हैं। वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसके आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा। विलियम पिकल्स जी थे, ये महान अर्थशास्त्री व विद्वान थे। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि इन द डबल एंट्री सिस्टम बोथ फॉर्म्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन आर रिटन। यानी कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन के दो के जो प्रत्येक ट्रांजेक्शन को जो हम लिखते हैं उसके एक भाग जो होते हैं वे रिसीवर होते हैं और दूसरे गिवर, यानी कि एक देने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला। इन ईच ट्रांजेक्शन वन अकाउंट इज रिसिपेंट एंड अदर इज पेई। द रिसिपेंट अकाउंट इज डेबिटेड, यानी कि जो प्राप्त करता होगा उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो पेई होगा उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये इस परिभाषा में बताई गई है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें जो भी लेन देन होंगे उसके एक पक्ष को हम डेबिट और कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को क्रेडिट करेंगे। अगली परिभाषा एमजे केलर साहब ने दी। इन्होंने कहा कि द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इन एन अंडरटेकिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम एज इज क्लियर फ्रॉम नेम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। किसी भी लेन देन को जब हम उसके नियम के अनुसार उसको दो पक्ष को हम लिखते हैं तो वो हमारी डबल एंट्री सिस्टम कहलाती है। द एंट्री मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन हैज टू पार्ट्स। जैसा कि भी हमने बताया कि उसके दो भाग होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी कि एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरा क्रेडिट। यानी कि इन दोनों परिभाषाओं में एक चीज कॉमन है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, यानी कि एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये जो डेबिट और क्रेडिट शब्द है, ये जो अकाउंटिंग में ज्यादा फेमस है, इसका अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे। डेबिट शब्द
द वर्ड डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि लैटिन वर्ड से डेबिटम से डेबिट शब्द को लिया गया है। इट मीन्स ड्यू फॉर दैट, यानी कि उनको दे, ड्यू फॉर दैट उनको दे, इसका अर्थ होता है उनको दे। इन फैक्ट डेबिट इज सिंबल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि डेबिट शब्द जो होता है, जो हम अकाउंटिंग में ज्यादा प्रयोग करते हैं, ये अकाउंटिंग में सिंबल की तरह काम करता है। विच वी यूज टू क्लैरिफाई द रूल्स एंड मेक देम फंक्शनल, और ये क्या करते हैं कि सभी नियम को क्लियर करते हैं और उसको फंक्शनल बनाते हैं। अगला शब्द है क्रेडिट। द वर्ड क्रेडिट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडिटर, क्रेडर। जो क्रेडर वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका अर्थ है ड्यू टू दैट, उनसे, उनको दे। पहले में क्या था कि ड्यू फॉर दैट उनको दे, और दूसरे में क्या है ड्यू टू दैट, यानी कि उनसे दे। इट इज टू सिंबल ऑफ अकाउंटिंग, यह भी जैसे डेबिट शब्द सिंबल की तरह प्रयोग होता है, उसी तरीके से क्रेडिट वर्ड भी सिंबल की तरह ही प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज अकाउंट्स। अभी तक हमने डेबिट और क्रेडिट को देखा, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अकाउंट्स, यानी कि खाते क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंट में जब एक बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति से कई बार वह लेन-देन करता है, और जब वह कई बार लेन-देन करता है किसी व्यक्ति से, तो वो सारी चीज़ें उसको याद नहीं रह सकती। इसलिए वो क्या करता है कि उस व्यक्ति से संबंधित लेन-देन को किसी एक जगह पर लिख लेता है, और जो वह उस लेन-देन से संबंधित जो भी एक जगह पर लिखता है, उसको यदि हम किसी भी एक नियम और तौर तरीके से लिखें, तो वह अकाउंट के फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि यदि हम किसी भी संपत्ति को क्रय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कहीं एक स्थान पर लिख लेते हैं, और जो एक स्थान पर हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी अकाउंट। यानी कि प्रॉपर्टी अकाउंट में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो कि किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी, चाहे वह क्रय होगी, चाहे वह हमारी सेल होगी प्रॉपर्टी की। इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर्टी अकाउंट में लिखेंगे। किसी यदि इसी तरह किसी यदि व्यक्ति से कोई भी लेन-देन होता है, तो उससे जो भी लेन-देन होंगे, उसको हम किसी एक स्थान पर लिखेंगे, और वो भी एक नियम और तरीके से। आगे हम देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि खातों का वर्गीकरण। अभी हमने खातों का मीनिंग देखा, होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो हम लोग बैंक अकाउंट देखते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये अकाउंट बैंक अकाउंट से थोड़ा भिन्न है। यानी कि अकाउंटिंग में, कॉमर्स में ये जो अकाउंट है, ये ट्रांजैक्शंस की प्रकृति को बताता है। पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते। नाम से ही स्पष्ट है, यदि कोई भी खाता किसी व्यक्ति से संबंधित होगा तो वह पर्सनल अकाउंट होगा। आगे हम इसको अभी पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। अगला क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसके भी कुछ कैटेगरीज हैं पर्सनल अकाउंट के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो कैटेगरीज हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते। अब हम एक एक एक्सप्लेन करके देखेंगे। पर्सनल अकाउंट्स बिलोंग टू इंडिविजुअल डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट्स होता है, व्यक्तिगत खाते होते हैं, वे किसी भी डेटर्स और क्रेडिटर से संबंधित होते हैं, यानी कि लेनदार या देनदार। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, सरल भाषा में अगर हम बात करें। लेकिन कॉमर्स की भाषा में बात करेंगे तो डेटर्स और क्रेडिटर से संबंधित जो भी खाते बनाएंगे हम, वो हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम एंड कंपनीज अकाउंट, ये खाते जो हैं ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, गुड्स सप्लायर्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट के भी दो पार्ट हैं। पहला क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, यानी कि यदि किसी भी नेचुरल पर्सन से कोई भी लेन देन होगा तो वह नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसे कि राम से यदि हम कोई चीज
राम को यदि हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो राम के अकाउंट में हम जो एंट्री करेंगे वह हमारा क्या होगा, राम का अकाउंट जो होगा वह हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अगला क्या है, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। बिजनेस इज कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेसमैन। इसके पहले हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट में पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि पृथक व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। उसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यवसायी का उसके व्यवसाय से अलग अस्तित्व होता है और उसी के आधार पर उसका लेखा भी पुस्तकों में किया जाता है। जिस तरीके से किसी अन्य व्यक्ति से कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका लेखा हम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिजनेस इज कंसीडर्ड एज अ पर्सन डीलिंग विद अदर्स। यानी कि लेखांकन में नियमों के अनुसार हम जो हमारा बिजनेस है वह किसी व्यक्ति की तरह ही किसी अन्य व्यक्ति से लेन देन करता है। जैसे यदि हमारी कोई कंपनी है तो यदि हम कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं तो अगला व्यक्ति भी कोई गुड्स परचेज कर रहा है, यदि वह निचले लेवल का बिजनेसमैन है तो वो भी अपने बुक्स में क्या करेगा, एंट्री करेगा और वह हमारे कंपनी का नाम अपनी पुस्तक में लिखेगा। यानी कि हमारी जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। जैसे गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकाउंट्स, यानी कि इन सारी चीज कंपनी के जो अकाउंट होंगे वे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे, यानी कि लीगल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इसको हम नोट करेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते जो किसी भी व्यक्ति से संबंधित ना हो उसे हम अव्यक्तिगत खाते कहते हैं। अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल विथ रिलेट टू प्रॉपर्टी गेन्स, लॉस एंड एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट हम उसे कहते हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी गेन्स, लॉस हानि, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय और आय, इन सारी चीजों से संबंधित होगा तो वह हमारा इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो पार्ट हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या है, सच अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एसेट्स टू द फर्म्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। यानी कि यदि कोई भी खाता जो किसी भी संपत्ति से संबंध रखता है वह हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट। यानी कि रियल अकाउंट के अंतर्गत यदि कोई भी संपत्ति से संबंधित खाते हैं तो हम उसको इसमें ऐड करते हैं। जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट जो है। इसके साथ साथ हम यदि हमारे पास कुछ कैश है उसके साथ साथ बैंक बैलेंस भी जो है हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ये जो हमारा कैश है ये हमारी एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स। बैंक अकाउंट भी है। इस तरीके से जो भी अकाउंट्स होंगे यानी कि जो भी एसेट से संबंधित अकाउंट होंगे वे हमारे क्या होंगे, रियल अकाउंट के अंतर्गत ही आएंगे। अब रियल अकाउंट जब एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स भी कई तरह के होते हैं, उसमें से एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वे एसेट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत वे सारे एसेट्स आएंगे जिसको हम छू या देख नहीं सकते। जैसे किसी भी कंपनी की गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं, ये इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। और उसी तरीके से यदि वो एसेट्स हैं तो उसको हम टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत ट्रांसफर करेंगे और इनटेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत ट्रांसफर करेंगे। अगला क्या है, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते। दीज अकाउंट्स आर ओनली नॉमिनल, इन फैक्ट दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे ओनली रिवेल द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये किसी भी ट्रांजैक्शन की प्रकृति पर आधारित होते हैं। जैसे यदि वे व्यय हैं, आय हैं, लाभ है और हानि है, ये सारी चीजें हैं तो वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमारा रेंट है, यदि हम रेंट पे कर रहे हैं, यदि हमारे
हम जो जहाँ पे कंपनी खोले हैं वो बिल्डिंग हमारे रेंट पे है, तो उसका जब हम रेंट पे करेंगे तो उस वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो उसको हम रेंट के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, और यदि रेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारी नॉमिनल अकाउंट यानी कि अवास्तविक खाते की कैटेगरी में आएगा। अगला क्या है, सैलरी अकाउंट। यदि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई है उनकी हम सैलरी देते हैं और खाते मेंटेन करते हैं, तो अगला एक हमारा खाता अलग से होगा, सैलरी अकाउंट। उसके अंतर्गत हम सारे एम्प्लॉय को अकाउंट देंगे, और वो अकाउंट क्या होगा, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी यदि हम पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो प्रीमियम है वो हम पे करेंगे, उसका जो खाता होगा वो हमारे लिए भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखते हैं कि लेखांकन विचारधारा। ये विचारधाराएं होती क्या हैं? यानी कि जो अकाउंटिंग के विद्वान लोग थे, उन्होंने कुछ चीजें प्रचलन में लाई। जैसे जो एक बार प्रचलन में जो चीजें आ जाती हैं, हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। अब अकाउंटिंग में भी दो चीजें एक साथ आई, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अब transactions analyzed in the form of currency which are supported by proper forms are recorded in accounting books under the double entry system। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत उन्हीं लेन देनों को हम पुस्तकों में रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। यानी कि वे सारी चीजें जो हम मुद्रा में नहीं माप सकते उसको हम अकाउंटिंग की पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग की मान्यता है कि जो भी लेन-देन मुद्रा में मापे जाएँगे उसी को ही हम पुस्तकों में रिकॉर्ड रखेंगे। और इसी के आधार पर हम डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं। एक खाते को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। या तो पैसा आएगा या जाएगा, या कोई व्यक्ति पैसा पाएगा या तो वह किसी को देगा। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग अप्रोच के अंतर्गत आएँगी, और इसी के आधार पर अकाउंटिंग अप्रोच के अंतर्गत जो होंगे हमारे अकाउंट्स, उसमें 2 साइड होंगे। एक होगा डेबिट और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। अब अगला इसमें जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और दूसरा दूसरा क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले हम देखते हैं कि लेखांकन समीकरण विचारधारा, उसके बाद हम देखेंगे परंपरागत विचारधारा यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि जो भी ये जो समीकरण बनता है, जैसे कि हमारे मैथ्स में जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, जो समीकरण पढ़े होंगे, वो देखे होंगे कि इक्वेशन में क्या होंगे, 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और दोनों पक्ष जब तक बराबर नहीं आ जाते तब तक हमारा समीकरण संतुलित नहीं होता। उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग में जो इक्वेशन है, इसमें भी हमारा जो समीकरण बनता है, इसके दोनों पक्ष इक्वल आते हैं। तो हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होता क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स विच with liabilities and ownership equity is known as accounting approach। यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं यानी संपत्तियां हैं, दायित्वों और इक्विटी यानी कि समता, पूंजीगत समता, जो किसी भी व्यवसाय की पूंजी होती है, उसकी पूंजी और दायित्व और संपत्तियों के साथ जो संबंध होगा उसे हम अकाउंटिंग अप्रोच के अंतर्गत देखेंगे। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम each business transactions हैज टू साइड अफेक्ट। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वे 2 पक्ष को प्रभावित करेंगे। विच इज टेक्स अफेक्ट द एसेट्स, वह या तो किसी भी संपत्ति को प्रभावित करेगी, और या तो वह हमारे किसी लाइबिलिटीज को प्रभावित करेगी। यदि हम किसी भी संपत्ति को क्रय करते हैं तो उसका एक खाता जो होगा, या हो सकते हैं कि दोनों खाते एसेट्स से ही रिलेटेड हो, अभी हम आगे एग्जांपल से देखेंगे। और जो कैपिटल होगा उसमें कुछ चेंजिंग होंगे। समीकरण विचारधारा में यही कहा गया है कि जो इक्विटी है और उसके साथ साथ लाइबिलिटीज का संबंध एसेट्स के साथ है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यदि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें 1 लाख की पूंजी लगाकर, ठीक। हमने बिजनेस स्टार्ट किए 1 लाख की पूंजी के साथ, और हमने क्या किया कि लोन लिया, ठीक। लोन कितने का लिया, हम लोन 50,000 का ले लिया, ठीक।
लोन हमने लिया 50,000 का, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। अगर हमने लोन लिया है तो उसको कहीं ना कहीं हमको पेड तो करना ही होगा। अब हमारे पास 1 लाख और 50,000 की क्षमता और दायित्व आ गए। अब हम एसेट्स की बात करेंगे। यदि हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो उसमें कुछ चीजें हम एसेट्स खरीदेंगे, हो सकता है लैंड खरीदें, बिल्डिंग बनवाएं, फर्नीचर खरीदें, कुछ मशीन लिया। उसके साथ साथ हम जो 50,000 का लोन लिए थे वो हमारे व्यवसाय में जब आएगी, वो हमारे व्यवसाय में कैश के रूप में आएगी, ठीक। और यदि वो कैश के रूप में आएगी 50,000, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स के रूप में होंगी। अभी हमने ऊपर बताया था, पहले बताया था कि जो कैश होगा वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स, लिक्विड एसेट्स होता है, यानी कि तरल संपत्ति जिसको हम तुरंत उपयोग में ला सकते हैं। तो यदि हम दोनों पक्ष देखेंगे कि जो हमारा इक्विटी था 1 लाख का और उसके साथ साथ दायित्व यानी कि जो हमने लोन लिया था, इन सारी चीजों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, 1,50,000। और दूसरा क्या होगा, जो हमारा एसेट्स है 1 लाख का और 50,000 का जो कैश है, इन सारी चीजों को यदि हम जोड़ देंगे एक साथ तो हमारा क्या होगा कि दोनों पक्ष बराबर आएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें क्या देखते हैं कि यह विचारधारा बहुत पुरानी है। आज तक हम लगभग अकाउंटिंग में इसी का प्रयोग करते चले आए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ईच ट्रांजेक्शन इज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लगभग हम अकाउंटिंग में हर जगह डेबिट और क्रेडिट शब्द के बारे में ही पढ़ते चले जाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है इसी के आधार पर हम लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये सारी चीजें हमको कभी कभी समझ नहीं आती, तो इसके लिए आपको, अगर एक बार आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप फिर से देखिएगा और इसी के आधार पर परंपरागत विचारधारा के अनुसार के अंतर्गत ही डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स होता है इसके अंतर्गत हम फॉलो करते हैं। इन विच इज ट्रांजेक्शन इज डिराइव्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज वो क्या है, थ्री कैटेगरीज क्या होंगे, पर्सनल ट्रांजेक्शन यानी कि हो सकते हैं वो व्यक्तिगत लेन देन हो, यानी कि जो खाते अभी हमने पहले देखा कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत उसमें पहला क्या होगा कि पर्सनल अकाउंट होगा तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा, यानी किसी व्यक्ति से संबंधित होगा। परंपरागत विचारधारा के अनुसार जो भी होगा वो कहीं न कहीं तीनों खातों से संबंधित होंगे और उसी के अनुसार ही हम पुस्तकों में रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट और क्रेडिट से संबंधित नियम के अनुसार। अगली वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट से संबंधित नियम क्या है सभी खातों के अनुसार उसको हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि परंपरागत विचारधारा के अनुसार जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे उसके अनुसार क्या लेखा किया जाएगा। हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन हो वो किसी भी एसेट्स या रिलेटेड से लायबिलिटीज से संबंधित हो सकता है कि ट्रांजैक्शन किसी भी एक्सपेंडिचर, लॉसेज, गेन्स या प्रॉफिट से संबंधित हो। यानी कि ये 3 टाइप के जो कैटेगरी बनाई गई है इसी के आधार पर ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं इसी के अनुसार ही हमारे जो नियम बनाए गए हैं, पर्सनल अकाउंट के जो नियम हैं, डेबिट और क्रेडिट के, रियल अकाउंट के नियम हैं और नॉमिनल अकाउंट के जो नियम हैं, इन सारी चीजों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। इसके साथ-साथ हमारा फेसबुक पर भी एक पेज है स्टडी पॉइंट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा प्रोफाइल है, उस पे आप जाइए और फॉलो करिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल, अगर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं बना है तो आप टेलीग्राम चैनल बना के उस पे स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का नाम आएगा। उस पे हम इम्पोर्टेंट वीडियो से संबंधित वो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि आपको नोट्स मिल जाए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।